तो कॉस्टिंग किसको बोलते हैं? कॉस्ट डेटा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और एनालाइज करना। जो अकाउंट्स का डेफिनेशन था ना बेटा, वही डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। वहां पे बोलते थे अकाउंटिंग डेटा को, यहाँ बोलते हो कॉस्टिंग डेटा को। बस 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं? 3 कारण। हमको आइटम वाइज कॉस्ट निकालना है, हमको आइटम वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए। दूसरा बात, हमको अपना प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है, और हमको फैक्ट्री कॉस्ट में अपना पोजीशन समझना है, कहाँ एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, कहाँ कम खर्चा लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बोला डिफरेंट डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। आउटपुट बढ़े तो कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट घटे तो कॉस्ट गिरेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और आउटपुट कॉस्ट का, डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल क्या दोगे? रॉ मटेरियल, लेबर। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल क्या दोगे? सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, उनका बहुत सारा आइटम पता है आपको। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस अकाउंटेंट का सैलरी, वो सब एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है। क्लासिफाई द कॉस्ट ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। आपको बोला फॉलोइंग आइटम को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफाई करो। इन इग्नोर्स यूज इन फाउंडिंग फॉर कास्टिंग। अब ये क्या होता है? एक टाइप का इनपुट है रॉ मटेरियल जो यूज होता है कास्टिंग बनाने में, यानी स्टील का कुछ सामान बनाने में। ये डायरेक्ट कॉस्ट है। नेल्स यूज टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर यूज बनाने के लिए वो कील लगाते हैं ना, कील। इनडायरेक्ट है। वेरी गुड, क्योंकि उससे आउटपुट बढ़ता है या घटता नहीं है। वेजेस ऑफ द मशीन ऑपरेटर, बोलो। इनडायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। एक मिनट, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर डायरेक्ट होना बेटा, मशीन पे जो लेबर काम कर रहा है। कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डिजाइन ही नहीं बनाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही तो नहीं। वेजेस ऑफ द शॉप सुपरवाइजर, इनडायरेक्ट। फैक्ट्री रेंट, इनडायरेक्ट, क्योंकि फैक्ट्री रेंट देने से तुम्हारा प्रोडक्शन कम बेसी नहीं होता। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द रीजन ऑफ बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट। बताओ इनमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, और कौन सा सेमी वेरिएबल है। तो फिक्स कॉस्ट डिटरमाइन करने का तरीका क्या है? जो दोनों आउटपुट में सेम रहे। वो तो ये रहा 9,000 और 9,000। ठीक है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो पर यूनिट सेम रहे लेकिन टोटल में चेंज हो जाए। तो 1200 को डिवाइडेड बाई 12,000 को डिवाइडेड बाई 1500 करो। 8 आ रहा है। 16,000 को डिवाइडेड बाई 2000 करो, 8 ही आएगा। यानी ये पूरा की तरीके से वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट नंबर ए जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। आइटम बी जो है वो फिक्स कॉस्ट है। अब आइटम सी पे आओ। 7,000 बाई 1500 करो। 4.6666। और जबकि 8,000 डिवाइड बाई 2,000 करोगे 2 आ रहा है। सॉरी 4 तो ये 4, ये 4.66। यानी ये न वेरिएबल है और ना फिक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7,000 से 8,000 हो जा रहा है, मतलब टोटल में चेंज हो जा रहा है। ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल एग्जाम में पूछा था, आइडेंटिफाई करो।
और फिर बोला है अगर 2800 यूनिट बनाते तो उसका कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दिखाओ। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है सीधा। तो पहला आइटम क्लियर है, वेरिएबल बिहेवियर बताने का काम। अब रीजन क्या दोगे कि ये पर यूनिट में चेंज हो रहा है सेम, ये टोटल में सेम रह रहा है, और ये ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट में चेंज हो रहा है, सॉरी ना पर यूनिट में सेम है ना टोटल में सेम रह रहा है। तो ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। अब बोला 2800 के लिए बनाओगे, तो बेटा जब 2800 पीस बना रहे हो तो कॉस्ट ये कितना लगेगा, 8 × 2800 कितना होगा, ट्वेंटी टू 400। ये तो 9000 का 9000 ही रहेगा कॉस्ट भी। अब कॉस्ट सी पे आ जाओ, तो सर हमको पहले इसमें से वेरिएबल का रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, चेंज इन कॉस्ट बाई चेंज इन यूनिट। कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, 7000 से 8000, 1000 का चेंज, जबकि यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, 1500 से 2000, 500 का चेंज। तो 1000/500 2 रुपये रेट आ रहा है, 2 रुपये रेट आ रहा है। तो अब तुम्हारा वेरिएबल का रेट पता चल गया। अब कोई पे भी अप्लाई करके देख लो, 1500 × 2000 का 2 रुपया करोगे तो कितना आएगा, 3000 रुपया। टोटल कॉस्ट लग रहा है 7000, उसमें से अगर 3000 वेरिएबल है तो बाकी 4000 क्या है, फिक्स्ड। तो तुमको पता चल गया। अब 2800 × 2 रुपया कर लो, यह आ जाएगा 5600 वेरिएबल कॉस्ट और 4000 फिक्स है, वो लिख लो, सबको जोड़ लो, 2800 यूनिट का दाम आ गया। क्लियर है ये? हाँ। अनुश्री हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कंपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट एज बिलो। कंपनी का मटेरियल कॉस्ट है 14000, वेजेस है 10000, फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ द वेजेस और एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड है 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। कंपनी सेल्स कमीशन देता है 5% ऑन सेल्स और रेट ऑफ प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। बोल रहा है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, मटेरियल और लेबर तो पता है, वो लिख लो। मटेरियल लेबर कितना पता है, मटेरियल बोला है 14000, लेबर बोला है 10000, क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 24000। अब बोला है फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कितना है, 60% ऑफ द वेजेस। वेजेस कितना है, 10000, 10000 का 60% 6000, तो 24 और 6 जोड़ लो, 30000 क्या आ गया मेरा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अब एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड क्या बोला है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 30000 का 20% 6000, तो मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ, क्या आ जाएगा मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जिसको तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो क्योंकि सेलिंग ओवरहेड भी ऐड हो गया इसमें। तो मेरा आ गया ये 36000। अब बोला है कंपनी 5% सेल्स कमीशन भी देता है और कंपनी का 25% ऑन कॉस्ट कमाने का भी इच्छा है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। बेटा 5% ऑन सेल है जबकि 25% ऑन कॉस्ट है, ठीक है ना। तो इस 5% ऑन सेल है, 25% ऑन कॉस्ट है। पहले इस 25% को भी ऑन सेल कर लो, दोनों को ऐड कर लेंगे परसेंटेजेस को। 25% ऑन कॉस्ट को अगर हम कन्वर्ट करें सीपी एसपी वाला स्टोरी, 25% मतलब 1/4, एसपी मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 33.33%। एक मिनट गलती हुआ, सेलिंग प्राइस ही तो नहीं पता है ना। इस 5% ऑन सेलिंग प्राइस निकालना है पहले। हाँ ठीक है, सेलिंग प्राइस तो निकलना है, वो निकल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 25% ऑन कॉस्ट है। हाँ तुम ठीक ही कर रहा था, हाँ ठीक है, वैसे पॉसिबल होगा। हम पहले 25% को कन्वर्ट किया, 25% 1/4 है, सॉरी 1/4 ऑन सीपी है ना, तो 1/5 ऑन एसपी हो जाएगा।
अच्छा अच्छा तो ये आ जाएगा मेरा 20% 1/5 मतलब, और ऑलरेडी ये 5% है, मतलब मेरा 25% ऑन एसपी कमाने का मन है। 5% तो हम कमीशन दे देगा और 25% हमको अपना प्रॉफिट भी रखना है। तो दोनों को जब हम कर रहे हैं तो 25% आ रहा है। हाँ अब सिंपल बात है, 25% ऑन एसपी तो मतलब सीपी पे कितना होगा? 25% मतलब 1/4, तो सीपी पे होगा 1/3, तो 36,000 का 1/3 निकाल लो, जोड़ लो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 36,000 का 1/3 12,000। हाँ 12,000 मेरा कमीशन प्लस प्रॉफिट कमाने का मन है ना। सेल्समैन को जो कमीशन देना है और अपना 25% प्रॉफिट रखना है, ये दोनों मेरा कमाने का मन है। तो 36 12 48,000 मेरा सेलिंग प्राइस होगा। हम क्या किया, आराम से देखो, दोनों परसेंटेज अलग अलग ग्राउंड पे था। हम पहले 25% ऑन कॉस्ट को एसपी पे ले गया, ठीक है ना। तो 25 ऑन सीपी है मतलब 1/4 है, तो एसपी पे कितना होगा? 1/5। अब 1/5 का मतलब होता है 20% और ये ऑलरेडी 5% है, तो दोनों को जोड़ा तो 25% ऑन एसपी आ गया। अब हम इसको दोबारा सीपी पे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 5% को सीपी में कन्वर्ट करना आपको आता नहीं। 5% को सीपी में कन्वर्ट करना उतना आसान होता नहीं। क्लियर है बात हाँ अनुश्री? अरे नहीं क्लियर है बिंदास बोलो, नहीं क्लियर है बिंदास बोलो, हम दूसरा कोई नहीं पिकअप सर, नहीं। उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं, उसके लिए ठीक है चलो, बाहर पूरा आवाज हो रहा है। ठीक है। व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड? नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्ट्री ओवरहेड किसको बोलते हैं? सर फैक्ट्री ओवरहेड उसको बोलते हैं जो फैक्ट्री के अंदर, हाँ फैक्ट्री के अंदर मटेरियल लेबर के अलावा जो अदर कॉस्ट इनकर हो। अब वो भी दो नेचर का हो गया, एक हो गया डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, एक हो गया इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल लिख सकते हो। डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड पहले मीनिंग लिखोगे, जो ओवरहेड मेरा प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है फैक्ट्री के अंदर। जैसे एग्जांपल चार्जेबल एक्सपेंस, मशीन ऑयल एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, उनके बिना प्रोडक्शन नहीं होगा ना। और इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल दे दो कि सुपरवाइजर का सैलरी, गेटकीपर का सैलरी, फैक्ट्री का अदर एक्सपेंसेस। अब आपको बोला है शो द स्टेप टू फॉलो द चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्ट। फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट में कैसे चार्ज करते हैं? तो पहले मटेरियल लेबर को जोड़ते हैं, उसमें डायरेक्ट ओवरहेड ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को उसमें ऐड करते हैं तो वर्क कॉस्ट आ जाता है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट कॉस्ट यूनिट? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट उसको बोलते हैं बेटा जो 2-3 रॉ मटेरियल का मिला के एक यूनिट का, 2-3 यूनिट का मिला के एक कॉस्ट आ रहा है। हम बना रहे हैं मान लो रबर भी, मान लो मेरा फैक्ट्री है जहाँ पे हम पेंसिल बॉक्स बनाता है, हम क्या बोलते हैं बॉटल बनाता है, वाटर बॉटल बच्चा लोग का पेंसिल बॉक्स बनाता है, और बच्चा लोग का स्केल बनाता है, सब प्लास्टिक से बन रहा है ना। प्लास्टिक। हाँ, तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यानी मेरा जो मटेरियल लगा, वो जो रॉ मटेरियल लग रहा है सारा चीज के लिए। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल दिया, वैसा और एक एग्जांपल बना सकते हो। क्लियर है? थ्योरी देखो एग्जाम में 10-12 नंबर का अटेंड नहीं आएगा, ज्यादा थ्योरी पे फोकस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन में तो ऐसे भी थ्योरी नहीं दे रहे लोग, देखो छोटा क्वेश्चन में देखो 5-5 नंबर वाला में, लेकिन देखो अगर ठीक से गौर करो, एक आध तो ऐसा भी थ्योरी देगा जिसके साथ चॉइस में प्रैक्टिकल देगा। जैसे 1 नंबर में आपको दिया ना डिफाइन कॉस्टिंग एंड देयर ऑब्जेक्टिव, अब देखो बी उसके साथ ही और दे दिया जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब पूछ लिया और बोला इनको क्लासिफाई भी करके दिखाओ। तो या तो 1 नंबर अकेला अटेंड करो या 1 का ए और बी दोनों अटेंड करो। तो ऑब्वियस बात है 1 का ए और बी अटेंड करने में फायदा है। तो वैसा क्वेश्चन जब भी मिले कि क्या आइटम कहा जाएगा बताओ, तो वो तो तुरंत अटेंड करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 5 नंबर का एक थ्योरी और दे दिया, ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला और ये सब वाला। तो देखा जाए तो 10 नंबर का थ्योरी अटेंड करना पड़ रहा है, बाद बाकी जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया है,
A transport company maintain a fleet of 10 truck. ये और का है कुछ। और तो लिखा नहीं है कहीं पे। हाँ नहीं और कहाँ लिखा है देखो। ओके 4 का A और B दोनों है। 2 + 3 अच्छा। 4 का A 2 नंबर का है, 4 का B 3 नंबर का है। हाँ तो 2 नंबर के लिए थ्योरी दिया, तो हिसाब से देखा जाए तो 7 नंबर का थ्योरी दिखा। हाँ चलो ठीक है। 3 नंबर में प्रैक्टिकल क्या दिया देखते हैं। अपने को बोला थ्योरी जो दिया है ना, थ्योरी इतना हार्ड नहीं है, लेकिन अब ये कंपोजिट पता नहीं होता बहुत जन को, तो 2 नंबर गोल हो जाता। पहला वाला थ्योरी हार्ड नहीं था बेटा, लेकिन ये 2 नंबर में थ्योरी गंदा था। ये बहुत जन को नहीं पता होगा कंपोजिट पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा। अच्छा मुझे ही नहीं पता। हाँ ठीक बात है, वो बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों को भी नहीं पता होगा, लेकिन ठीक है। देखो आप पहले भी बात दिमाग में रखो कि ये 5-7 नंबर का थ्योरी के लिए, अब अगर आपको बैठ के पूरा थ्योरी पढ़ना है तो पढ़ते रहो। प्रैक्टिकल पेपर में थ्योरी पढ़ना सबसे टफ काम है, क्योंकि उसका थ्योरी ना थोड़ा लोगों को बहुत गंदा लगता है। प्रैक्टिकल पेपर का थ्योरी बड़ा और जैसा लगता है, नॉर्मल थ्योरी जैसा नहीं लगता। ठीक है, उतना चांस लेंगे। अब देखो ये नंबर अगला प्रैक्टिकल। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन अ फ्लीट ऑफ 10 ट्रक। ट्रांसपोर्ट कंपनी 10 ट्रक चलाता है। कोलकाता टू आसनसोल वाया दुर्गापुर। डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता टू दुर्गापुर है 250 किलोमीटर, फिर दुर्गापुर से आसनसोल है 30 किलोमीटर। तो 10 ट्रक चला रहे। पहले वो कोलकाता से दुर्गापुर जाता है 250 किलोमीटर, और फिर दुर्गापुर से आसनसोल जाता है 30 किलोमीटर। ईच ट्रक विल ऑपरेट 26 डेज इन अ मंथ। 26 दिन महीना में ट्रक चलेगा ऑन एन एवरेज। ये एवरीडे कोलकाता से 10 टन माल लेकर निकलता है। 6 टन माल दुर्गापुर में खाली कर देता है, बाकी माल को ले जाता है आसनसोल और वापस कम बैक कर जाता है कोलकाता। आफ्टर गेटिंग रीलोडेड 8 टन टू आसनसोल। आसनसोल से 8 टन माल लेके वापस आ जाता है। आपको बोल रहा है कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करके बताओ। अगर कंपनी का कॉस्ट पड़ रहा है 1,89,540, तो बेटा ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम्स है। आपको टोटल कॉस्ट करके दे दिया, आपको खाली वो टन किलोमीटर निकालना और डिवाइड कर देना है कॉस्ट को उससे, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगा। तो देखो एक और गलती है, यहाँ बोला फॉर अ ट्रक। एक ट्रक का कॉस्ट दिया, मतलब आपको 10 ट्रक से कोई मतलब नहीं है। आपको 10 ट्रक वाला कहानी बेवकूफ बनाने के लिए दी है। 10 ट्रक का कोई काम ही नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को कॉस्ट पर टन क्या देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर व्हेन टोटल मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर अ ट्रक। एक ट्रक का मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट बताया आपको, तो सर एक ही ट्रक का हमको 10 किलोमीटर निकालना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, पहले हम करेंगे कोलकाता टू दुर्गापुर, और फिर दुर्गापुर टू आसनसोल, और लास्ट में वापस आसनसोल से कोलकाता, और फिर तीनों को जोड़ लेंगे, मेरा टोटल 10 किलोमीटर आ जाएगा। कोलकाता टू दुर्गापुर कितना किलोमीटर है? 250। कितना टन माल लेके जा रहे हैं? 10 टन। महीना में ऐसा कितना दिन? 26 दिन। तो आ जाएगा इसका किलोमीटर 250 इंटू 10 इंटू 26 कितना आएगा? 2500 इंटू 26। बाबू 2500 इंटू 26 करके बोलने में अगर इतना टाइम लगने वाला है ना, आप तो एग्जाम में बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। कैलकुलेटर चलाने का स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे ना, एग्जाम में बहुत बुरा फंसोगे, पेपर छोड़ के आओगे। 250 इंटू 10 इंटू 26, 250 इंटू 10 तो ऑलरेडी बोल दिया हम 2500 इंटू सिर्फ 26 मारना है आपको। वैसे ही दुर्गापुर टू आसनसोल 30 किलोमीटर है, आगे 6 टन वहाँ खाली कर दे रहे हैं, मतलब आगे कितना टन माल लेके जा रहे हैं? 4 टन। तो 30 इंटू 4 इंटू 26, 30 इंटू 4 हुआ 120, 120 इंटू 26 3120। वापस आ रहा आसनसोल से कोलकाता, कितना किलोमीटर ट्रेवल करके? 280 किलोमीटर, क्योंकि कोई शॉर्टकट रूट बोला नहीं है। अगर बोला होता है कि आसनसोल से कलकत्ता आते वक्त कम किलोमीटर में काम हो जा रहा है, कोई शॉर्ट रूट ले रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, इसलिए
ऐसा कुछ बोला नहीं है, बोला होता तो उतना किलोमीटर ले लेते। सर यहाँ पे 280 किलोमीटर इंटू कितना टन मान लेके आ रहा, 8 टन इंटू 26 डेज, 280 इंटू 8 इंटू 26, 52 58 240, तीनों को जोड़ लो, 58 240 प्लस 65,000 प्लस 3120, 126 360 किलोमीटर मेरा ट्रक चल रहा है। अब मेरे को बोला कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो, तो 189,540 डिवाइडेड बाई 126 360 कितना आ रहा है, 189,540 डिवाइडेड बाई 126 360, 1.5 मेरा कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर आ रहा है, 1.56 पर टन पर किलोमीटर, ये मेरा कॉस्ट आ रहा है। तुमने भी ये निकालने बोला था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म। ग्रुप बी में आ गए 10 नंबर का क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग। यहाँ क्या बोला है, ये तो बहुत आसान समझिए, आपको बोल रहा है मटेरियल का वो लिफो फिफो मेथड यूज करके, कौन सा मेथड बोला है नीचे पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेथड भी नहीं बोला आपको, मेथड भी आपको गेस करना पड़ेगा। आपको क्या बोला, प्रिपेयर स्टोर लेजर, ऐसे स्टोर लेजर बनाने बोले। ये वाला सम सटे मत करना। अच्छा स्टोर लेजर, हाँ ठीक है सॉरी। स्टोर लेजर यूजिंग अ सुटेबल मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यूज व्हेन द कंपनी कीप इट्स स्टॉक एट करंट मार्केट प्राइस। कंपनी करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक को रखना चाहते हैं, हाँ फीफो फॉलो करेगा। तो बस अब तो इजी है। ओपनिंग स्टॉक आया मेरे पास 100 केजी, हम यहाँ पे कर ले रहे हैं इशू, सॉरी रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, यही तो कॉलम होता था। ठीक है, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 100 केजी, 1 केजी का दाम है 5 रुपया, तो आपके पास 500 रुपया का सामान पड़ा है ओपनिंग तारीख को, 1 तारीख को। फिर आप 3 तारीख को और परचेज किए, मतलब और रिसिप्ट हुआ आपको 200 केजी 6 रुपया करके, यानी 1200 रुपया का। तो यानी अब आपके पास 2 माल हो गया, 100 केजी 5 रुपया वाला और 200 केजी 6 रुपया वाला। ये आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा है 3 तारीख को। अब क्या होगा सर, 8 तारीख को हम इशू किए 140 केजी, 140 केजी इशू किए हैं। तो मान लो पहले तो ये 100 केजी पूरा निकल गया, फीफो फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। और फिर बाकी 40 केजी कहाँ से निकला, ये दूसरा वाला में से 6 रुपया वाला में से, यानी 240 का ये गया। तो मेरे पास 8 तारीख को मेरे गोडाउन में कितना माल बचा, 160 केजी 6 रुपया वाला, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। फिर परचेज किए तो फिर इसको लिख लेंगे। फिर इशू हुआ 200 केजी, तो ऑब्वियस बात है ये पहले 160 निकलेगा, फिर नया वाला परचेज में से 40 केजी निकल जाएगा। फिर परचेज किए 250 केजी, तो ऐसे ही हम परचेज में लिख लेंगे रिसिप्ट में। फिर मेरा 100 कितना केजी इशू हुआ, 180 केजी, तो मेरे पास पुराना वाला कितना बचा हुआ है 160 और ये 250 था, 180 बेचे तो ये 200 केजी पूरा निकल जाएगा, सॉरी ये 100 केजी पूरा निकल जाएगा। और ये 250 में से कितना निकलेगा 80 केजी। और तो ऐसे करके मेरा, और शॉर्टेज जो हुआ वो भी लिफो मेथड पे इशू की तरह दिखाओगे, शॉर्टेज को भी इशू की तरह शो करोगे। अल्टीमेटली 30 तारीख को जो बैलेंस बचेगा वो दिखा दोगे, ठीक है। ये कर नहीं रहा है क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट बोला स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, ये देखो अब सर 10 नंबर का क्वेश्चन था, इसके साथ और में थ्योरी देगा ऑलवेज, तो हम ऑलवेज आपको सजेस्ट करेंगे वहाँ थ्योरी मत अटेंड करना। लेकिन देखा जाए तो और में भी जो थ्योरी दिया है सर, उसमें भी 4 नंबर का थ्योरी दिया है, 6 नंबर का प्रैक्टिकल दिया है।
तो अगर हमको ऊपर वाला सम गंदा भी लगता है, अगर मेरे को नहीं आता कोई बात नहीं, हम बी नंबर अटेंड करते हैं, हम ये मानते हैं 4 नंबर के थ्योरी में हम थोड़ा बहुत लिखेंगे। देखो बिन कार्ड क्या होता है, स्टोर लेजर क्या होता है। बिन कार्ड क्या होता है सुन लो। बिन कार्ड का मतलब होता है एक डिटेल मेंटेन करना, कितना माल गोडाउन से निकला। बिन कार्ड में केवल निकला कितना माल वो मेंटेन करते हैं। जब जब माल मेरे गोडाउन से निकलेगा मैं कार्ड साइन करके देंगे, जिसको बोलते हैं बिन कार्ड। और स्टोर लेजर क्या होता है सर, जो अभी ऊपर सीखे, हाँ जो अभी ऊपर सीखे, माल कितना आया, कितना गया, कितना बैलेंस बचा, ठीक है ना। और वैसे भी एक बात और रहा, मेरा थ्योरी का एक वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, मैं आपको अलग से शेयर कर देगा अभी दोबारा आपके ग्रुप पे, उसको एक बार केवल सुन लेना। तो जो जो काम का थ्योरी हम वीडियो में पूरा बताए, तो जस्ट एक बार सुन के चला जाना, ताकि अगर कोई लिखने आ जाए तो लिख पाओ। मेरा एक थ्योरी का एक वीडियो है पूरा का पूरा, हम आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा क्लास के बाद, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में है, उसको सुन लेना एक बार, तो आपका थ्योरी का काम हो जाएगा। आपको हार्डली कितना नंबर का अब तक थ्योरी अटेंड करता हो देखिए, पहले 5 2 7 और अब 4 11। अगर कोई ये क्वेश्चन अटेंड करे तो ठीक है। चलो इसके साथ प्रैक्टिकल क्या पूछा, हाँ सर इसके साथ प्रैक्टिकल इजी पूछा था। यहाँ बोल रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल मेरा 12,000 यूनिट है, एक यूनिट का दाम 60 रुपये है। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ईच ऑर्डर का लगता है 2,000 रुपया, और इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट बोला 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। बेटा ये 60 रुपया का 20% बोल रहा है मतलब, ठीक है। जो आप क्वेश्चन पूछे थे आते क्लास में, आपको बोला है सेफ्टी स्टॉक है आपका 20 डेज कंजम्पशन, 20 डेज का आप सेफ्टी स्टॉक रख के रखते हो। और एक रॉ मटेरियल का सप्लाई का टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ न्यू सप्लाई 15 डेज, 15 दिन लगता है माल आने में। आपको बोला है ईओक्यू कैलकुलेट करो, ईओक्यू तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, √2 इंटू 12,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 2,000 डिवाइडेड बाई 60 रुपया का 20% कितना होगा 1 रुपया 20 पैसा। तो 2 इंटू 12,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाई 1.2, फिर रूट कर देंगे। पहले 2 इंटू 12,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाई 1.2, तो आ रही है 3 3 6 7 √4 7 तो 0 6324 आ रहे हैं। हाँ 0.5 आ रहा है। हाँ 6325 कर लोगे, 4.5 हाँ 6325 कर लोगे, तो 6325 तुम्हारा ईओक्यू आ गया। अब आपको बोला है दूसरा चीज निकालने, ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल का 2 फार्मूला होता था। हाँ। पहला फार्मूला तो सिंपल था, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम पीरियड बोलते थे वहां पे। दूसरा फार्मूला क्या होता था, बोलो बोलो, एक फॉर्मूला और है सेफ्टी स्टॉक को लेके। वो तो नॉर्मल यूजेज का है, मिनिमम यूजेज। हाँ वो तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक वाला। हाँ। मैक्सिमम वाला का फॉर्मूला देखो, आपको ऑर्डरिंग लेवल के आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो आपका ऑर्डरिंग लेवल क्या हो रहा है, मैक्सिमम यूजेज आपका हो रहा है 12,000 डिवाइडेड बाई 300 दिन, क्योंकि 12,000 यूनिट एनुअली लगता है और साल में बोला 300 दिन मानने, एज्यूमिंग 1 ईयर 300 डेज। तो आपका मैक्सिमम यूजेज आ जाएगा 40 यूनिट पर डे। आपको 20 दिन लगता है, 20 दिन का आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो और 15 दिन लगता है माल आने में, मतलब आपको 35 डेज मैक्सिमम माल रखना ही पड़ेगा रेडी।
तो 40 इंटू 35 1400। ठीक है, हाँ अपना ये आंसर रॉन्ग आया है। 56,000 आ रहा है, अपना 48,000 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। ठीक है, उसको चेक कर लेंगे। EOQ ये रहा, EOQ अपना EOQ 2000 आया, अपना EOQ भी रॉन्ग कैसे आया है? कुछ कैलकुलेटिंग एरर हुआ, अभी चेक करना पड़ेगा। ऑर्डरिंग लेवल राइट है अपना, मिनिमम लेवल देखना है और मैक्सिमम लेवल देखना है। ये देखो मिनिमम लेवल इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, हिंट दिया आपको। मिनिमम आप हमेशा सेफ्टी स्टॉक जितना माल रखोगे, तो आपका 40 इंटू 20 आ रहा था ना, 40 यूनिट आ रहा है आपका मैक्सिमम यूजेज, हाँ और आपका 20 डेज का सेफ्टी स्टॉक है। तो मिनिमम लेवल निकालने का एक और तरीका क्या हो गया, आपका जो सेफ्टी स्टॉक है वही मिनिमम लेवल होता है। तो 40 इंटू 2 तो 800 आएगा। मैक्सिमम लेवल के लिए आपको ऑर्डरिंग लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी दोनों दिया हुआ है। हाँ ऑर्डरिंग लेवल आपका कितना निकला, 1400, 14 और री ऑर्डर क्वांटिटी 2000 बोला है। हाँ तो अपना गलती क्या हुआ है देखना पड़ेगा अपने को। चलो अपने चेक करते हैं अपने काम मिस्टेक किए हैं। EOQ में अपने को क्या डेटा दिया है, एनुअल कंजम्पशन है 12,000 यूनिट, एवरी ऑर्डर कॉस्ट 2000 एंड इन्वेंट्री कैरिंग आउट 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। 60 रुपये का 20% ठीक है, तो निकाले 12 रुपये तो आएगा। ओहो 1.2 नहीं बेटा 12 आएगा। ओ 60 रुपये का 10% 6 रुपया होता है, तो 20% 12 रुपया होगा ना। तो 2 इंटू 12,000 इंटू 2000, डिवाइडेड बाई 2000 12। हाँ 2000 आ रहा है, 4 लाख 40 लाख आ रहा है, 40 लाख डिवाइडेड रूट करोगे तो 2000 आएगा। तो अपना EOQ में ब्लंडर हुआ, आपने यहाँ 1.2 ले लिया। वैसे ही ऊपर भी कैलकुलेशन में कुछ एरर हुआ है, वो एक बार मटेरियल वाला निकाल के देख लेना। मटेरियल बोले सॉरी, वो ये कॉस्ट शीट वाला नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे तो दोबारा बात कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये मोटा मोटी सॉल्व हुआ। फिर अपने को बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल। आपको वेजेस पेएबल निकालने बोला, 4 लेबर है ABCD, आपको तीनों का टाइम रेट दिया है 30 रुपीज़ पर आवर, और स्टैंडर्ड आउटपुट आपके यहाँ माना गया है कि 400 यूनिट आपका प्रोडक्शन 40 आवर्स में, एक हफ्ता में 40 आवर्स काम होता है, उसमें 400 यूनिट बनना ही चाहिए। ठीक है, आपको बोनस का स्ट्रेटेजी क्या दिया है कंपनी का, बोल रहा है जो लोग 60 to 75% ऑफ द स्टैंडर्ड पे काम करेगा उसको 2% बोनस देंगे टाइम वेजेस का। टाइम वेजेस अपना 30 रुपीज़ पर आवर है, हाँ 30 रुपीज़ का 2% बोनस देंगे। 75 से 85% के बीच में अगर करेगा तो 5% देंगे, 86 से 95 करेगा तो 10% देंगे, और 96 से 100 के बीच में करेगा तो 15% देंगे, और अबव 100 करेगा तो 2% एडिशनल फॉर एवरी 5% इंक्रीज ओवर 100% एफिशिएंसी। मान लो हम 110% पे काम किया तो 100 से कितना ऊपर गया, 10%, तो हर 5% बढ़ने के लिए हमको 2% एडिशनल मिलेगा। एडिशनल बोनस, एडिशनल मतलब ये 15 तो मिल ही रहा है, उसके अलावा और 2, तो 2 4% और मिलेगा। हर 5% के लिए 2% बोल रहा है बेटा। तो अभी मेरा एग्जांपल में क्या बोला, मान लो हम 110% एफिशिएंसी पे काम किया तो हर 5 पे 2, हाँ तो 4% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो सर आप सबका मेनली वो परसेंटेज निकाल लीजिए, बाकी तो यहाँ से चेक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोला मिस्टर ए वो 280 यूनिट बनाया, बनाना कितना था 400, तो आप परसेंटेज निकालोगे 280 बाई 400 इंटू 100। एक्चुअल बाई स्टैंडर्ड इंटू 100 होता है जब भी हम लोग यूनिट्स में निकालते हैं। एक्चुअल बाई स्टैंडर्ड इंटू 100 जब भी यूनिट्स में निकालते हैं 70%, यानी ये फॉल कर रहा है सर पहला वाला कैटेगरी में, है ना। हाँ तो इसको सर 30 रुपीज पर आवर तो मिलेगा 40 इंटू 30 रुपीज करके। हाँ उसके अलावा कितना परसेंट एफिशिएंसी काम किया, 2% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। हाँ उसका जो वेजेस आ रहा है उसका 2% निकाल के ऐड कर देना।
40 इंटू 30 1200, हाँ 1200 तो वेजेस मिलेगा ना उसको, और इंटू मिलेगा उसको 2% ऑफ 1200 कितना होगा 24 रुपया। तो 1224 रुपया उसको बोनस टोटल मिलना चाहिए, ठीक है। और डीए भी मिलेगा सर 25% ऑफ टाइम वेजेस प्लस बोनस मिला के जो आया, मतलब ये 1224 जो है उसका 25% उसको डीए भी मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला मिस्टर बी करे को 368 यूनिट बनाया, तो 368 बाई 400 इंटू 100 करो, %92, मतलब वो थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसको 10% बोनस दिया जाएगा टाइम वेजेस का। तो 1200 का 10% 120, और तो 1200 प्लस 120 1320, और उसका 25% डी, ठीक है। वैसे मिस्टर सी पे आ जाओ, 390 बनाया, 390 डिवाइडेड बाई 400, ये भी 97.5% बनाया, मतलब ये फोर्थ कैटेगरी में आ गया 15% वाला में। तो सब उसको 1200 का 15% मिलेगा, तो आ जाएगा 1380, और फिर उसका 25% उसको मिल जाएगा 345 रुपये डी। बेटा सीधा बात है, वेजेस निकालो, इतना परसेंटेज बोनस ऐड कर लो, दोनों फिगर ऐड करने के बाद जो है उस पर 25% डीए ऐड कर लो, ठीक है ना। लास्ट वाला आदमी को देखो सर, ये तो ऊपर बनाया है 440 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, ये 110%। लो मेरा एग्जाम्पल सही में सही हो गया। तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको 1200 वेजेस तो मिलेगा ही, 40 आवर इंटू 30 रुपीज, प्लस उसको 15% बोनस भी मिलेगा नॉर्मली। तो 1200 का 15% कितना आएगा, 1200 का 15% 180, सही है। तो 180 ये भी मिलेगा उसको, मतलब उसको 1380 मिल गया। अब बोला गया उसको 2% फॉर एवरी 5% इंक्रीज ओवर एफिशिएंसी, और 2% बोनस मिलेगा सर उसको, 4% और, क्योंकि वो 110% एफिशिएंसी पे काम की है। तो हर 5 पे 2%, तो 10% पे 4% बोनस, तो 1200 का और 4% बोनस दे दो उसको, 1200 का और 4%, 48 रुपीज और, तो उसको टोटल मिल जा रहा है 1398, नहीं 1380 प्लस 48, सर उसको मिल जा रहा है 1428, और प्लस 25% उसको मिलेगा डीए, तो टोटल जाके मिलेगा उसको 1785, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन हिंट में देख लेते हैं कुछ दिया है कि, ये लो खाली वो परसेंटेज निकाल के बता दिया, ए को 2% मिलेगा, बी को 10% मिलेगा, सी को 15 और डी को 19 मिलेगा। हाँ तो 15 और 4% निकाले ना आपने भी, हाँ तो ये लोग खाली बोनस निकाल के बता दिया, बाकी तो अपने को पता ही है, वेजेस तो फिक्स है, और ये अमाउंट भी निकाला है ये लो, ठीक है। ये लोग गलत पे निकाला है, सी और डी को सेम बोनस के सेम वेजेस कैसे मिल सकते हैं, सी तो 15% ही बोनस लेगा, डी 19% लेगा, ये लोग गलत फिगर निकाला है, ठीक है। जो भी है 728 होगा, हाँ जो भी है ठीक है, अमाउंट पे उतना ध्यान मत दो, अपना मोटा मोटी कंसेप्ट राइट है। चलो ये नेक्स्ट खत्म, अब आ जाओ नेक्स्ट सम पे। बोले इन्हें फैक्ट्री एक वर्कर है जो 48 आवर टू कंप्लीट है जॉब, एक वर्कर को 48 घंटा मिलता है काम खत्म करने के लिए। वर्कर का कॉस्ट ऑफ द जॉब है 8592, उसको कितना वर्क कॉस्ट मिलता है, वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब सॉरी 8592। रॉ मटेरियल का बोला है 6000 रुपया, आवरली वेज रेट है 30 रुपया, प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड ऑन द जॉब 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, एंड वर्कर इज टू गेट बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन इंसेंटिव स्कीम, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब। जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वर्क कॉस्ट बता दिया। वर्क कॉस्ट कैसे निकलता है बेटा, सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो आता है वर्क कॉस्ट।
आपको वर्क कॉस्ट दे दिया 8592, आपको रॉ मटेरियल का दाम बता दिया 6000 रुपया, आपको प्रोडक्शन ओवरहेड बोला है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, मतलब ये जो है ना ये वेजेस का 50% है, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ना। लेकिन सर डायरेक्ट वेजेस ही तो नहीं पता, डायरेक्ट वेजेस भी तो नहीं पता, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, डीएम इक्वल टू डीएम प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड इक्वल टू वर्क कॉस्ट आता है। डायरेक्ट मटेरियल दे दिया 6000, डायरेक्ट वेजेस को x ले लो तो प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हो जाएगा 50% ऑफ x इक्वल टू वर्क कॉस्ट कितना दिया है 8592, तो बेटा जी x निकल जाएगा ना, क्योंकि 6000 प्लस 1.5x इक्वल टू 8592, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8592 माइनस 6000 डिवाइडेड बाय 1.5, डिवाइडेड बाय 1.5, 1728 मेरा x आ रहा है, मतलब 1728 मेरा वेजेस है, वेजेस, क्योंकि हम x किसको लिया था डायरेक्ट वेजेस को, ठीक है ना अनुश्री। तो बेटा जी मेरा वेजेस आ गया, अब क्या बोल रहा है उसको रोवन इंसेंटिव के हिसाब से वेजेस मिलता है, तो बेटा जी रोवन का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, हाँ टाइम से, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लिख के 1 इक्वल टू 1728 आना चाहिए। हाँ हम क्या किया पहले, हम पहले कॉस्ट शीट का बुद्धि लगा के टोटल वेजेस कितना बनता है वो निकाल लिया, हमको निकालने क्या बोला है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड निकालने बोला है, हाँ टाइम टेकन हमको बताइए रहा 48 आवर, 48, तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनता है रोवन इसका रोवन का टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट, हाँ है ना, हाँ इक्वल टू मेरा आना चाहिए 1728। बेटा जी टाइम टेकन क्वेश्चन में पता है 48 टाइम टेकन 48 into 30, 48 इंटू रेट दिया पर आवर, हाँ कहाँ दिया है, हाँ ये रहा आवरली वेज रेट इज 30, हाँ ठीक है आवरली वेज रेट इज 30 रुपीज, तो मेरे को 48 इंटू 30 प्लस टाइम टेकन भाई 48 टाइम अलाउड, कहाँ से मिलेगा, हाँ ठीक है तो रुको, तो टाइम अलाउड बाई टाइम अलाउड और टाइम सेव नहीं पता नहीं, इंटू 30 इक्वल टू 1728 आएगा। हाँ यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग हो रहा है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, हमको सोल्यूशन ग्रुप में दे देगा, ठीक है। हाँ हाँ अब ये नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में मत करना, ये वाला पार्ट हम लोग स्किप किए, तो आप चॉइस में निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अब आता है ग्रुप सी, ग्रुप सी में क्या बोला है अपने को, ये अपने को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग बोला है 20 लाख, आपको मटेरियल इशू टू द कॉन्ट्रैक्ट दिया है डेबिट में आएगा, वेजेस इनका डेबिट में आएगा, ऑफिस ओवरहेड डेबिट में आएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज डेबिट में लिखेंगे, अदर वर्क एक्सपेंसेस वेजेस का 10% बोला यानी 5,60,000 का 10%, प्लांट इंस्टॉल एट अ कॉस्ट डेबिट में लिखेंगे, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट में लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ये बाद में काम आएगा, मटेरियल स्टोरन फ्रॉम साइट क्रेडिट में लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम कहीं नहीं लिखेंगे, सेल ऑफ अनयूज मटेरियल ये क्रेडिट में लिखेंगे, मटेरियल एट साइट क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी वहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड डेबिट में लिखेंगे, कैश रिसीव्ड और ये बाद में काम आएगा, रिटेंशन मनी बाद में काम आएगा, कॉस्ट ऑफ द प्लान ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट
इसको भी क्रेडिट में लिखेंगे। डिप्रिसिएशन जो है वो निकाल के माइनस करके जितना बैलेंस बचेगा प्लांट का वो क्रेडिट में लिख देंगे। हाँ यहाँ तक क्लियर है? हाँ अब क्या करना है, अब सर आएगा मेरा कॉस्ट टिल डेट, उसमें से वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड माइनस करना है। तो वर्क अनसर्टिफाइड तो गिवन है, वर्क सर्टिफाइड नहीं गिवन है। यहाँ कैश रिसीव्ड है 10,24,000 और बोला रिटेन कर लेता है 20% ऑफ द मनी, मतलब जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसका 20% रिटेन करके बैलेंस हमको पेमेंट होता है। तो यानी ये 10,24,000 जो है वो 80% है। हाँ तो 100 कितना होगा? 200 देखो एक बार, मेरे हिसाब से शायद 12,80,000, ठीक है ना? ये तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड आ गया। देखो हमेशा ये ध्यान रखना, जितना काम होता है ना उसी के अगेंस्ट पेमेंट मिलता है, जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसी के अगेंस्ट पेमेंट मिलता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कैश रिसीव्ड है 10,24,000 और 20% मनी रिटेन कर लेता है, मतलब मेरे को 80% दिया, तो अगर उसको 100 में कन्वर्ट कर ले तो पता चल जाएगा काम कितना सर्टिफाइड हुआ। तो वर्क सर्टिफाइड निकल गया मेरा। अब वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड पता है, वो डेबिट क्रेडिट आइटम से कॉस्ट टिल डेट निकाल लेंगे। अब जो आएगा उसको लिखेंगे नॉशनल प्रॉफिट। अब लगाएंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो वो यहाँ लगा लो। मेरा वर्क सर्टिफाइड है 12,80,000 और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 20 लाख का। तो 1280 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा 64%। हाँ 2/3 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो भी मेरा नॉशनल प्रॉफिट आएगा इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव 10,24,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड 12,80,000। तो मेरा आ जाएगा कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएल में, बैलेंस जो बच जाएगा वो रिजर्व में चला जाएगा। यही होता है इस चैप्टर में। देख लेते हैं, इसका साथ सॉल्यूशन भी दिया है लोग। ये देखो नॉशनल प्रॉफिट दिया है, तो आप चेक करना आपका आ रहा है कि डेबिट क्रेडिट लिख के। ये देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपने निकाले 1280 और फिर उसको फॉर्मूला लगा कि ये फिगर भी आना चाहिए। इसको बना के देखना, नहीं समझ में आएगा हमको बोलना, नहीं फिगर बैठेगा तो बोलना अपने बनाएंगे। अब तक अपने को 2 सम्स में, एक तो ये सम आप बना के दिखाओगे और एक सम हम आपको बना के भेजेगा जिसमें अपने अटक रहे हैं, ठीक है? इसी के देखो और मैं क्वेश्चन दिया आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का, तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पसंद तो आप प्रोसेस अटेंड कर लो। ये और आसान दिया, मटेरियल बताया कितना इंट्रोड्यूस हुआ, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल पर टन। तो आप पहले प्रोसेस 1 अगर बनाओगे तो 2000 इंटू 250 करके डायरेक्ट मटेरियल लिख दोगे। यहाँ पे आपको आउटपुट बता रहा है, बाद में कब आएगा वो तो, बाकी डायरेक्ट वेजेस दिया है तो वो भी लिख दोगे। आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है वो भी लिख दोगे। आपका यहाँ पे भाई नॉर्मल लॉस बोला है कितना, 5%। तो 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया, 2000 यूनिट का 5% कितना होगा? 100। उसको स्क्रैप में बेच दियो आप 160 रुपया करके, तो आपका 160 हो रहा है, 16,000 में बेच दिए। हाँ, और इधर में अब आपका प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कितना हो रहा है, आउटपुट बताया 1660, प्रोसेस 2 में बता रहे हैं 1660। तो हिसाब से आप 2000 यूनिट डाले हो, 100 अगर बर्बाद हो गया, बाकी अब नॉर्मल लॉस। आपके हिसाब से कितना ट्रांसफर होना चाहिए था? 1900, ट्रांसफर हो रहा है 1660। नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, रुको 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 रुको। जितना आसान दिखा उतना सीधा सम नहीं था, एक ब्लंडर है। आपका नॉर्मल लॉस ठीक निकला है। अब आपको बता रहा है टोटल आउटपुट इनपुट का 10% स्क्रैप हो रहा है, तो 2000 का 10% स्क्रैप हो रहा है। कितना स्क्रैप हो रहा है मतलब 200। उसमें से 100 अगर नॉर्मल लॉस है तो 100 नॉर्मल लॉस है।
हाँ तो हिसाब से तो 2000 में से 200 गया तो 1800 यूनिट नेक्स्ट यूनिट पे ट्रांसफर होना चाहिए था नेक्स्ट प्रोसेस में, हाँ लेकिन आपका हो रहा है 1660, तो बाकी यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहे हैं, यानी यहाँ पे एब्नॉर्मल लॉस भी आ रहा है, आपका प्रोसेस 2 भी आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का रेट निकालेंगे कैसे सर? रेट निकालने का फॉर्मूला वही है, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। जो रेट आएगा वो अब नॉर्मल लॉस के क्वांटिटी से भी, प्रोसेस 2 के क्वांटिटी से भी और क्लोजिंग स्टॉक के भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है मेरा बात अनुश्री? नहीं क्लियर है? बिंदास बोलो बेटा। नहीं हाँ ठीक है, वैसे ही आपका प्रोसेस बी में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सम बनेगा। यहाँ पे क्वेरी पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड? प्रोडक्शन ओवरहेड का एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना होता है ना। एलोकेशन मतलब बंटवारा। हाँ, एलोकेशन मतलब बंटवारा, अपॉर्शनमेंट मतलब डिवाइड। बंटवारा करने, एलोकेशन का मतलब हो गया किस बेसिस पे बटेगा, और अपॉर्शनमेंट मतलब हो गया किस रेशियो में बटेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बटेगा। अब एम्प्लॉइज का जो रेशियो है जब उसमें बांटते हैं उसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट करना। अब आपको बोला है उस बेसिस पे ये बताओ ये चारों आइटम कौन से बेसिस पे एलोकेट होंगे। तो वेजेस ऑफ द मशीन शॉप सुपरवाइजर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ असेंबली डिपार्टमेंट, नंबर वैल्यू ऑफ मशीन, सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सिक्योरिटी स्टाफ, नहीं बेटा, जब कुछ नहीं बताओ तो डायरेक्ट वेजेस, पावर ऑफ बिल ऑफ फैक्ट्री, पावर बिल ऑफ फैक्ट्री, हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। ये चारों बंटवारे का बेसिस दिया, नीचे आंसर दिया होगा, एक बार देख लो। नहीं, ये सब क्वेश्चन के आंसर लोग हटा दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? यहाँ पे आपको ये सारा आइटम दिया है। अच्छा, आपको यहाँ पे ना, हाँ ये देखो, मटेरियल और वेजेस पूरा बांट के दे दिया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मटेरियल वेजेस तो लेते नहीं है, सिर्फ इनका ले लेंगे। अब आपको बोला सुपरवाइजर सैलरी, बांटने का तरीका क्या होगा? नंबर ऑफ लेबर दिया है, ये दिया हुआ है, तो बांट देंगे नंबर ऑफ लेबर पे। नेक्स्ट आपको दिया रेंट 1500, फ्लोर एरिया पे बांट देंगे। नेक्स्ट आपको दिया वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे बांट देंगे। अदर एक्सपेंसेस कुछ बोलेगा नहीं तो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब आपको बोला है कि ये सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आए, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को 40, 30, 20, 10 में बांटो। एक मिनट, यहाँ गलती छपा है थी, एक्स को एक्स में ही कैसे बांटेंगे? ये वाई में लिखेगा, ये 10%, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो टोटल आएगा ना बेटा, ये 3000 प्लस इन सब का जो बंटवारा होगे उसको 40, 30, 20 और 10 में ए बी सी और वाई में बांट देंगे। फिर वाई का जो टोटल आएगा उसको खाली ए बी सी में बांट देना है, 50, 20 और 10, 30 में। तो आपको बंटवारा करने का समझिए।